I will start this session with the good and the bad news. The bad news is we will have one more session. And the good news is that I will try to teach you some content today. कि how the MSME works, कि exactly आपको how you need to cover that particular topic. वो पढ़ना है अपने को आज, तो उसका सेशन है कि पढ़ना कैसे. So let's start from the first topic that we are going to cover, or the only topic and a template. मतलब ये सिंपल होगा. आज हम सिर्फ MSME पढ़ेंगे, MSME से रिलेटेड कंटेंट पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे और MSME को एक टेम्पलेट में फिट करके देखेंगे कि whenever we are covering MSME, what should be our approach, how many components of MSME we need to cover. So agriculture we finished. Let's start from the MSME component. When we cover for the MSME, we know there are some facts and figures with respect to MSME. तो सबसे पहले तो वो समझना है. Some facts and figures which are required for MSME. So MSME we know is micro, small and medium enterprises. It means these are those enterprises which are not very big in any economy. छोटे छोटे हैं. वो छोटा कितना है उसका क्लासिफिकेशन होगा कि वेदर 2 करोड़ रेवेन्यू वाली कंपनी को आप माइक्रो बोलोगे, स्मॉल बोलोगे, मीडियम बोलोगे, 100 को कितना बोलोगे. सो गवर्नमेंट का ये क्राइटेरिया ना इवॉल्व हुआ है. अर्लियर द क्राइटेरिया वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया है उसमें, उसके बेसिस पे क्राइटेरिया आता था. फिर उन्होंने सिर्फ रेवेन्यू पे लेके गए. अब उसका मिक्स है. फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव दिस क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो पढ़ना क्या है कि माइक्रो वो एंटरप्राइजेस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट होता है लेस देन 1 करोड़ और उसका टर्नओवर होता है 5 करोड़. इस वाले पार्ट में इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो स्मॉल जो है वो इन्वेस्टमेंट हो गया 10 करोड़ और टर्नओवर हो गया 50 करोड़. इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं वो इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ और टर्नओवर हो गया 250 करोड़. फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया, हाउ वी कॉल कि ये एमएसएमई है और ये एमएसएमई नहीं है. माइक्रो, स्मॉल, मीडियम. माइक्रो बोले तो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़, टर्नओवर है 5 करोड़, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो. नेक्स्ट वी हैव इज स्मॉल. स्मॉल में 10 और 50 और मीडियम एंटरप्राइजेस में 50 एंड 250. एक बात समझ में आ गई. Second we have is what is the significance of MSME. Suppose there is a question asked. Last year a question आया था ना कि MSME का significance इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए क्या है. So आपको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए MSME का. उसके लिए 1-2 फैक्ट याद करने पड़ेंगे. अब वो फैक्ट क्या याद करने हैं कि भाई MSME का शेयर इंडिया की जीडीपी में कितना है, MSME का शेयर इंडस्ट्रियल आउटपुट में कितना है, या MSME का शेयर एक्सपोर्ट में कितना है. So this is a common fact. Some of you are not very comfortable with facts, but कुछ फैक्ट्स तो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ने ही पड़ेंगे. सो क्या है वो एमएसएमई इज वाइटल टू द इंडियन इकोनॉमी. इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 30% ऑफ कंट्रीज जीडीपी. याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज में आपको ये फिगर गलत मिलेगा या हाफ मिलेगा. देखो भाई ये 30% 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इफ यू विल गो एंड वॉच माई सेशन विद वैभव आनंद शर्मा, दिस ईयर्स रैंक 58, ही ऑल्सो कमिटेड दिस मिस्टेक एंड सेड कि सर वो वीडियो में नहीं देख पाया था, मैं क्यूपी बैच का बच्चा था. देखो एमएसएमई में मैंने आपको जो बताया कि एमएसएमई का क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, बट इट इज इररिस्पेक्टिव वेदर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो. तो ये जो शेयर है ना 30% टू जीडीपी, ये सबका मिला के है. इंडस्ट्री और सर्विसेज मिला के या मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज मिला के 30% देते हैं. अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूं तो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है 8% और बचा हुआ 22% सर्विसेज देता है. यही मिस्टेक अपने को नहीं करनी है. अगर क्वेश्चन एमएसएमई का आता है और वो स्पेसिफिक है इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग को लेके, आप 30% नहीं लिख सकते हो. यू हैव टू राइट 8% इज द शेयर ऑफ एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एमएसएमई, बिकॉज एमएसएमई वो किसी में भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है और सर्विसेज सेक्टर में भी हो सकता है. तो ये याद रखना है आपको ना. ये जनरल फैक्ट नहीं है. देखो मैं हर बार बताता हूं 80-85 मार्क्स लाना यूपीएससी में इज नॉट सिंपल, इज नॉट डिफिकल्ट, बट उसको 100 क्रॉस करा के लेके जाना इज चैलेंजिंग टास्क. तो अभी एमएसएमई का जो शेयर है वो है 30% के आसपास में. डिवाइड करें, मैन्युफैक्चरिंग 8% देता है, सर्विस बेस्ड एमएसएमई 22% देते हैं. 36% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है और 43% ऑफ एक्सपोर्ट है. अब ये इतना याद नहीं करेंगे तो अपन क्या याद करेंगे इसको अप्रोक्सीमेटली. इसको कर लेंगे 40 और इसको कर लेंगे 45. ये नियर बाय आपको करना पड़ेगा कि व्हाट इज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. एकदम याद कराने के हिसाब से बता रहा हूं जैसा क्लास लेता हूं. यूट्यूब की कहानी नहीं है.
क्लास में कैसे पढ़ाना है, कैसे याद कराना है, वो बता रहा हूं। देखो एमएसएमई 3 फैक्ट याद हो गए। सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, माइक्रो 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ और 50 करोड़ एंड 250 करोड़। ये तो क्राइटेरिया हो गया इन्वेस्टमेंट वाला और सेकंड टर्नओवर वाला। दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई का इंट्रोडक्शन डालूंगा तो भाई 30% जीडीपी को देता है, ब्रैकेट में लिख देंगे 8% मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एमएसएमई, 22% सर्विसेज बेस्ड एमएसएमई। दूसरा 40% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देता है और 45% एक्सपोर्ट देता है। ये 4-5 फैक्ट अपने को याद कर लेने, अलग से नोट्स बना के याद कर लेंगे। देन उसके बाद आता है कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई क्या है, ये तो फैक्चुअल हो गया। अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई, पहले समझे तो सही कि इसको इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इंडिपेंडेंट के बाद क्या सिनेरियो आया, कैसे पहले गवर्नमेंट ने व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले भाई हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कॉलोनियल पावर्स जब आए थे इंडिया में सो वो एज एन इकोनॉमिक एंटिटी आए थे, फिर वो इकोनॉमिक एंटिटी कंपनी सेट करते करते वो एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गए और 300 साल तक हमारे ऊपर राज किया। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला सबसे पहले तो हमारा डर था, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट का डर था, वो ये था कि क्या अब वो अपना शेप वापस चेंज करके फिर से कहीं इकोनॉमिक डोमिनेशन तो नहीं करने लग जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डिड वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट इज द आइटम्स व्हिच वी वर इंपोर्टिंग, हमने उसको रोका, बोला खुद ही बनाएंगे सब कुछ। तो 1950s 60s अर्ली 70s तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चलता रहा। फिर अपने को पता है इमरजेंसी आई, फिर पता है जनता गवर्नमेंट आई। जनता गवर्नमेंट हमें यह भी पता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे एक्स्ट्रा फोकस करती थी, वो स्वराज वाले मॉडल पे फोकस करती थी, वो सेल्फ डेवलपमेंट वाले छोटे छोटे यूनिट्स पे फोकस करती थी। तो 77 में उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करना स्टार्ट किया। मतलब कि अगर ये पेन बनाना है तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, अगर ये मोबाइल बनाना है तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। तो उन्होंने उनको सेफगार्ड किया। फिर 1991 लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो जब तक आपको ये बाहर का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा ना तब तक अपन आंसर नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए मैं पीपीटी बेस्ड कवरेज वाला पार्ट कवर कराता हूं। तो पीपीटी बेस्ड कवरेज में क्या है जो अपने को कवर करना है, तो ये वाली पीपीटी अपने को देखनी है। आप फोटो ले लो इसका सबसे पहले। जल्दी से फोटो लो, फिनिश करो। अब इसको समझते हैं। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट कि एमएसएमई एट प्रेजेंट जो हम इतना फोकस कर रहे हैं 30% ऑफ जीडीपी दे रहा है, उसको इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में। तो देखिए समझिए, प्री इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया एक इतना कैपिटल बेस्ड इंटेंसिव या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं था। अपन ज्यादातर चीजें, बिकॉज अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखेंगे तो यूके एंड ऑल सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पहले आ गया था। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली इंडिया को इंडस्ट्रियल सेटअप में पीछे रखा ताकि वो इंडिया का रॉ मटेरियल लेके जा सके और उस रॉ मटेरियल को वैल्यू एड करे और इंडियन मार्केट में वापस आके सेल कर दे। अगर इंडिया में ही वैल्यू एडिशन होने लग जाएगा तो उनके आइटम्स को इंडिया में फिर हम बाय नहीं करेंगे। सो प्री इंडिपेंडेंस में हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज पे फोकस था। टाटा ग्रुप स्टार्टेड सम इंडस्ट्रियलाइजेशन, जमशेदपुर बना था 1868 में, बट स्लो ग्रोथ रेट था बिकॉज रिग्रेसिव पॉलिसीज थी। रिग्रेसिव पॉलिसीज का मतलब है नेगेटिव पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छे से ग्रो नहीं करने दिया ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द पेस बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 के बाद में, जब बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया। उस डिस्ट्रक्शन के बाद ब्रिटिशर्स को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ा सो दैट दे कैन फाइट विद द ओपोनेंट्स। जो जर्मन ग्रो हो रहा था, फ्रांस ग्रो हो रहा था, रशिया ग्रो हो रहा था, सो बहुत सारे वर्ल्ड पावर्स ग्रो हो रहे थे। उनको ओवरकम करने के लिए, उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को ओवरकम करने के लिए यूके बहुत फास्ट रेट से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने लगा। और बिकॉज इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम, सो उन्होंने इंडिया में भी थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन के पेस को फास्ट कराया। तो ये तो हुआ प्री इंडिपेंडेंस की कहानी। फिर आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। अपने को पता है प्री इंडिपेंडेंस में 1905 में स्वराज एंड ऑल वो सारे सिस्टम भी आए थे कि लोकल डेवलप करेंगे हम एंड ऑल। फिर 1948 से 1991 5 ईयर प्लान आए। अब 5 ईयर प्लान अपने को पता है एक महालनोबिस मॉडल आया था, नेहरू जी का खास था, मित्र था वो। महालनोबिस बोलता था कि यार अपने को बिग बिग पीएसयूज है ना, उन्हीं से सारा प्रोडक्शन कराएंगे ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके गवर्नमेंट।
सो अगर कोई सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब कि जैसे इंडिया थी, कम्युनिस्ट से छोटा नीचे आता है उस वाले पार्ट में, तो अगर कोई सोशलिस्ट कंट्री है, उस सोशलिस्ट कंट्री में सिटीजन्स का वेलफेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आती है गवर्नमेंट की। तो अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने का, तो भैया जॉब भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। तो जॉब देने के लिए आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो 5 ईयर प्लान जब इंडिया में आए, फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर, तो महालनोबिस साहब ने अपना एक मॉडल दिया 1955-56 के अंदर कि जितना भी प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे, वो सब गवर्नमेंट अपने पीएसयू से कराएंगे। तो तभी आप देखोगे कि अगर 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जिसने बाद में जाके इंडिया को सेंट्रलाइज्ड बनाया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लाया, स्लो प्रोसेस लाया, गवर्नमेंट की हेजिमनी बनाई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर, प्राइवेट सेक्टर को निकाल फेंका, वो सारी चीजें का स्टार्टिंग पॉइंट थिंकिंग आइडियोलॉजी महालनोबिस मॉडल ही था और सेकेंड 5 ईयर प्लान था। तो जब सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसने फोकस किया बेसिक गुड्स पे और हैवी इंडस्ट्रीज पे, बिकॉज इसको सपोर्ट था गवर्नमेंट का। तो अगर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जैसे व्हाई यू वांट टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज, अरे वो सारा काम तो अपन एनजीओ से भी कर सकते हैं ना, बट सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है? बिकॉज यहां आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। आप एक बढ़िया प्रोजेक्ट करना चाहोगे एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आप 5 करोड़ का भी कर सकते हो, 50 का भी कर सकते हो, 500 करोड़ का भी कर सकते हो। बट जैसे ही आप एनजीओ या किसी और में आओगे तो वो लिमिटेड इंपैक्ट हो जाता है, लिमिटेड सपोर्ट मिलती है आपको गवर्नमेंट की। सो इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज एंड ऑल पे सेटअप करना 5 ईयर प्लान बोला कि गवर्नमेंट से कराएंगे, गवर्नमेंट की पीएसयू सेटअप करते हैं और हैवी इंडस्ट्रीज एंड ऑल बनाते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए, हर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चेंज किया। बट जितना इंपैक्ट 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने किया, फिर 1977 ने किया और 1991 में किया, ये मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आए थे जिन्होंने रीशेप किया फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स के लिए। 56 वाले ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लाया और गवर्नमेंट का मोनोपोली क्रिएट किया। 77 जनता गवर्नमेंट में आया, तो अपन जानते हैं पॉलिटिकल, अगर जनता गवर्नमेंट है तो मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप किए, बिग एमएनसीज को बाहर भेजा इंडिया से। 1991 में आके एलपीजी रिफॉर्म्स सेटअप किए। देन 48 से 91 फोकस शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, दोनों पे फोकस किया था। एग्रीकल्चर पे क्यों किया? बिकॉज ड्रॉट्स आ रहे थे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। 62 में वॉर हुआ, ड्रॉट आया, 65 में वॉर हुआ, इसलिए 1966 में जाके अपन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। पंडित जी आए, पंडित जी ने एफसीआई सेटअप कराया, एमएसपी लेके आए, ताकि एटलीस्ट सॉवरन कंट्री तो बने रह सके अपन, स्टेपल फूड, बेसिक फूड आइटम्स अपन इंपोर्ट ना करें कहीं से। सो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे फोकस किया, पीएसयूज पे फोकस किया। बट अपने को पता है कि अगर पीएसयू आता है तो पीएसयू गवर्नमेंट एंटिटी है और यूजुअली गवर्नमेंट एंटिटीज इनएफिशिएंट फंक्शनिंग में होते हैं ऑपरेशंस में, बिकॉज वो सोशलिस्टिक टेंडेंसीज हैं उनकी। सो इनएफिशिएंसी बढ़ा तो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया। मतलब अगर एक पेन ये पीएसयू बना रहा था जो उसका प्राइस 50 रुपीज होना चाहिए, अब 70 में बन रहा था, तो 70 में तो उसको इंडिया में तो बाय फिर भी कर लेंगे, आउटसाइड इंडिया कोई बाय नहीं करेगा। तो इसलिए वो इन ये प्राइसेस जो हैं उसके आर्टिफिशियली हाई थे और ये कॉम्पिटिटिवनेस में अपन पीछे चलते चले गए। तभी आप देखोगे कि अगर चाइना को इंडिपेंडेंस मिला था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मिला था अपने को, लेकिन चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो मॉडल अलग है, इकोनॉमिक मॉडल, उसमें इजी भी रहता है बहुत सारा। इंडिया डेमोक्रेटिक है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो वो प्रोसेस स्लो है लेकिन सस्टेनेबल है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आया किसी ने और उसने, इफ यू रिमेंबर कि किसका मीटिंग चल रहा था ये आरआईसी का मीटिंग तो नहीं था, ये रशिया के अंदर वो थे जी जिनपिंग, और अचानक उनको लगा तख्ता पलट होने वाला है तो उनको अर्जेंटली वापस आना पड़ा। ऐसी सब चीजें फिर सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल में नहीं होती हैं। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, 2014 तक जब मोदी जी केम इनटू पावर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उनका एक्स्ट्रा फोकस होना स्टार्ट किया, तब तक लाइसेंस राज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991। सर्विसेज सेक्टर पे एक्स्ट्रा फोकस किया। अपने को ये भी पता है कि उस टाइम पे वर्ल्ड ओवर में WTO सेटअप हुआ 1995 में, उससे पहले उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, होमवर्क में डाल लो, 10 साल तक वो राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस चलते रहे, बिकॉज वर्ल्ड ओवर में सर्विसेज का शेयर बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहा था। सर्विसेज क्या है ना, इजी फ्लो कर जाती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो सर्विस का शेयर बढ़ा, तो सर्विस को मेन इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया सारी कंट्रीज ने, इंडिया ने भी इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया उसको।
प्लस वॉलेटिलिटी इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज में क्या है, रॉ मटेरियल कहीं और से आता है। सो अगर रास्ते में अगर सप्लाई चेन, अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्टली हो गया तो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगा, वो वॉलेटाइल होगा। रॉ मटेरियल अच्छा आया तो अच्छा चल गया। टेक द केस ऑफ कोविड। कोविड के टाइम पे जैसे ही सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए, जैसे ही आना जाना एक कंट्री से दूसरे कंट्री बंद हुआ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का, वैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सडन डिप आ गया। तो वो वोलेटाइल होता रहता है, मतलब कभी बढ़ता है कभी कम होता है एटसेट्रा एंड ऑल। बट 1991 में क्या हुआ कि बिकॉज छोटे छोटे इनोवेशन हब्स बनने स्टार्ट हुए। अब आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना है, मतलब कम लेना है, तो एमएसएमईज का नंबर 1991 के बाद बढ़ गया बहुत सर। 2014 ऑनवर्ड्स क्या आया, मोदी जी बोले सब कुछ अपने को यही बनाना है तो मेक इन इंडिया बनाए। एफडीआई बढ़ा उससे कि इंडिया में आके कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आया कि अगर आप आओगे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो हम आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, टैक्स बेनिफिट देंगे। तो कंपनीज ने आके इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस किया, ई व्हीकल सोलर पैनल पे फोकस किया। और कोविड के बाद जैसे ही ग्लोबल वैल्यू चेन डिसरप्ट हुआ, ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब बच्चा ये होता है कि अगर आप एक कंट्री से बाय कर रहे हो, फिर दूसरी कंट्री जा रहे हो, फिर तीसरी कंट्री चाइना में जा रहे हो, और फिर चौथा कहीं और जाके सेल कर रहे हो। कोविड के टाइम पे ये कुछ कुछ डिसरप्ट हो गया बिकॉज मूवमेंट कम हो गया था इसमें। तो इसीलिए जब ग्लोबल वैल्यू चेन डिसरप्ट हुआ, लोगों को लगा यार ये चाइना तो गड़बड़ लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, अगर इसका मोनोपोली हो गया इस सब प्रोडक्शन प्रोसेसेस में तो कल को वो कभी भी आर्म ट्विस्ट कर सकता है। सो पीपल और दीज कंट्रीज स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव ऑफ चाइना। उसको अपन बोलते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ये +1 कोई भी हो सकता है। आप +1 आप ताइवान भी कर सकते हो, +1 आप वियतनाम भी कर सकते हो, +1 आप इंडिया भी कर सकते हो, बांग्लादेश भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशन देना स्टार्ट किया बिग बिग कॉर्पोरेट्स को कि अगर आप इंडिया में सेटअप करोगे तो हम आपको ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे। पीएलआई जो स्कीम है वो भी इसी डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये अब तक समझ में आया होगा। इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। एनी डाउट्स इफ यू हैव प्लीज आस्क। थैंक यू सो मच बच्चा लोग फॉर अप्रिशिएटिंग द पॉकेट नोट्स। ये टेम्पलेट मैं कुछ कुछ प्रोवाइड कराऊंगा बेटा, उसकी टेंशन मत ले तू बस। अब शो हो रहा है सब। लेट मी नो वंस यू डन। डन, गुड। चलो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको भी अभी के लिए छुड़वा रहा हूं बस, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हाँ, अब मैं वापस से आता हूं मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट के लिए, ठीक है। बिफोर एक्सप्लेनिंग यू मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट एटसेट्रा एंड ऑल, पहले मैंने आपको एक और कंसेप्ट समझाना है। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट साइकिल या वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वर्चुअस साइकिल, आपको पता है वर्चुअस एंड विशियस दो अलग अलग की टर्म्स होते हैं। वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब अगर किसी इकोनॉमी में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो उससे इतनी बेटर प्रोडक्टिविटी होगी कि आपके पास सरप्लस फंड जनरेट होंगे और फिर से आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे। दैट इज नोन एज वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक सर्वे टॉक्ड अबाउट वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 और 3 years बैक। अभी समझ लेते हैं कि ये होता क्या। देखिए अपने को ये पता है कि इन एनी इकोनॉमी इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन। ये अपने को पता है कि अगर आपकी इनकम है 100 रुपए तो 100 रुपए में से आप कुछ कंज्यूम कर लोगे, मतलब कुछ गुड्स लोगे, कुछ फूड आइटम में कंज्यूम करोगे, कुछ मुझे कोचिंग की फीस दे दोगे, तो वो सब लगा के चलो 60 रुपीज आपने इसमें कंज्यूम कर लिया। सो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 60 प्लस कुछ सेव कर लोगे, 40 रुपीज आपकी सेविंग हो गई। सो ओवरऑल इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस कंजम्पशन। इसको याद रखना, ठीक है। यहां लिख देता हूं आई इक्वल्स टू सेविंग्स, सॉरी आई इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन। अब चलते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो सेविंग होती है, फॉर एग्जांपल इन आवर एग्जांपल यू हैव सेव 40 bucks। क्या करोगे 40 रुपीज का? आप बैंक में जाओगे, डिपॉजिट कराओगे। सो इफ यू हैव डिपॉजिटेड 40 रुपीज हियर, सम ऑफ दिस सेविंग विल बी गिवन एज अ लोन बाय द बैंक। तो सपोज 40 रुपए में से सरकार ने 30 रुपए लोन दे दिया। वो 30 रुपए किसको लोन दिया? उन कॉर्पोरेट्स को जो बोरो करेंगे बैंक से, सो दैट दे कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस। क्या करेंगे वो 30 रुपए का? कोई अपनी इंडस्ट्री में नया मशीनरी लेके आएगा, कोई नया लैंड परचेज करेगा, कोई एग्जिस्टिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। मतलब कि दीज 30 रुपीज विल बी इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। नाउ लेट्स सी कि 30 रुपीज इन्वेस्ट होके होगा क्या। अब अगर आप नई मशीन लेके आए, एग्जिस्टिंग मशीन को रिपेयर कराया आपने, तो जितना भी ये इन्वेस्टमेंट का पैसा आता है वो सारे पैसे से इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
अब जब इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है प्राइस कम हो जाती है, मतलब आप कम प्राइस में ज्यादा आइटम बना पाओगे, उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस। सो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सो फॉर एग्जाम्पल आप इन 40 रुपीज 30 रुपीज में ये 3 पेन बना पा रहे थे, अब क्योंकि मशीन से बना रहे हो आप, तो हो सकता है अब आप 4 पेन बनाओ। तो जो पहले प्राइस थी पर पेन 10 रुपीज, अब वो डिक्रीज होके 7.5-8 रुपए के आसपास में आ गई। अब जब ये 8 रुपए के आसपास में पेन की प्राइस आई, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ईदर यू कैन सेल दिस पेन इन द डोमेस्टिक मार्केट और यू कैन एक्सपोर्ट दिस पर्टिकुलर पेन। प्रॉब्लम यह है कि इफ यू विल सेल दिस पेन इन द डोमेस्टिक मार्केट, बिकॉज पहले जो 10 रुपए का था अब 8 रुपए का मिल रहा है, तो ये आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा ना। पहले 10 रुपीज में आप बाय नहीं कर रहे थे, अब आप 10 रुपीज में बाय करोगे, तो अगर आपका कंजम्पशन बढ़ गया तो आपकी सेविंग अपने आप कम होगी, बिकॉज इनकम तो फिक्स्ड है। अगर सेविंग कम होगी तो आप कम लोन दोगे, कम बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मतलब मैं डोमेस्टिकली तो नहीं सेल कर सकता हूं। इफ आई हैव इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस, दैट इज इफ आई हैव डिक्रीज द प्राइस, तो मतलब मुझे अब इसको बाहर के मार्केट में ही सेल करना पड़ेगा। दैट इज वाई इन वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट बिकम्स ए मेजर रोल। तो फिर आपको नया मार्केट ढूंढना है, आप यूएस बेचो, यूके बेचो, लैटिन अमेरिका बेचो, आइलैंड कंट्रीज बेचो, सेंट्रल एशिया बेचो, कहीं भी सेल करो, but now you need to sell this particular item out of India. If you are going to sell within India, then this cycle is going to fail. एक्सपोर्ट करो, बिकॉज अगर सेविंग्स बढ़ानी है आपको तो आप कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते हो। अब सपोज करो आपको नया मार्केट मिल गया, यू हैव साइंड एन एमओयू विद सम सेंट्रल एशियन कंट्री, आपने 8 रुपए में पेन बेचना स्टार्ट कर दिया जो आप पहले 10 रुपए में बेचते थे। सो नाउ दिस गाय इज गोइंग टू बाय मोर एंड मोर पेन फ्रॉम यू। पहले हो सकता हो चाइना से लेता हूं कि 10 पेन आपसे ले लिए, 5 पेन चाइना से ले लिए, चाइना वाले 9 रुपए में पड़ रहे थे, आप वाले 10 रुपए में पड़ रहे थे, बट इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, एश्योर्ड सप्लाई चेन इंश्योर करता है, तो 10 आपसे लिए, 5 उससे लिए। नाउ यू आर सेलिंग इन $8, सो मतलब मोर एंड मोर डिमांड ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर दोगे, तो आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ते ही जॉब्स इंक्रीज होंगे, काम किससे कराओगे? लोगों से। इनकम बढ़ेगी लोगों की, जॉब और इनकम बढ़ेगी तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो सेविंग भी तो बढ़ेगी लेकिन आपका कंजम्पशन उस लेवल से इंक्रीज नहीं होगा, तो आप फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। तो मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ती जाएगी। इट विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज द कॉर्पोरेट्स टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर। इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। डाउट्स है क्या? यस और नो? नो डाउट्स, गुड। लाइसेंस राज बेटा वो होता था कि आपको हर चीज करने के लिए लाइसेंस चाहिए, उस जमाने को बोलते हैं लाइसेंस राज। ये साइकिल इनिशिएट होगी सेविंग से। अगर मेरे पास सेविंग्स आ जाती हैं तो अपने आप साइकिल इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट से साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट होगी मोर एंड मोर सेविंग्स इन द इकोनॉमी। अगर 4 क्वेश्चन में टेम्पलेट देखो, टेम्पलेट का सिग्निफिकेंस समझो आप है क्या। टेम्पलेट आपको वो 20 में से 6, 7, 8 क्वेश्चंस में यूज करने वाली चीज है, बट अभी नहीं, मैं लास्ट में लेता हूं आपके डाउट्स टेम्पलेट वाले, ठीक है। अब ये लास्ट डायग्राम है जो डायग्रामेटिकली मुझे समझाना है, फिर अपन कंटेंट पे जाते हैं। सबसे पहले समझो कि ये एमएसएमई की जरूरत क्या है, बिकॉज कंट्री में, इंडियन इकोनॉमी में कुछ ट्रांजिशन आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब वो ट्रांजिशन और चेंजेस क्या क्या हैं कि भैया हम रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब आपने बोला पॉकेट नोट्स आपने ले लिए हैं, तो उसमें देखो इंडिया में अर्बनाइजेशन का क्या रेट है। तो हम 35% पे बैठे हैं और वर्ल्ड एवरेज आज के दिन 55% पे बैठा है। देखो बता कौन से पेज नंबर पे हूं। सो इसका मतलब हम बहुत जल्दी, बहुत फास्टर रेट पे अर्बन कंट्रीज बनने वाले हैं, अर्बनाइजेशन का रेट बहुत होगा। सिमिलरली हम एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इतना रिम्यूनरेटिव नहीं है, इतना पैसा नहीं देता है हमें। नॉन एग्रीकल्चर ज्यादा पैसा कमा के देता है। हम इनफॉर्मल टाइप ऑफ जॉब से फॉर्मल टाइप ऑफ जॉब्स में जा रहे हैं। मतलब डे टू डे हायरिंग का जो पहले सिस्टम चलता था उसकी जगह अपन मोर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, आपने भी देखा होगा। देन हम सब्सिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि बस उतना ही जितने से घर का गुजारा चल जाए। उस एम्प्लॉयमेंट से हटके हम शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जा रहे हैं कि मैं बस 3 महीने काम करूं,
अगर आपने गिग इकोनॉमी सुना होगा, उसमें यही तो है, शॉर्ट ड्यूरेशन एग्रीमेंट्स के साथ आप काम करते हो, फ्रीलांसर की तरह आप काम करते हो, वो है। प्लस आप लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट छोड़ के शॉर्ट टर्म की तरफ जा रहे हो, जो मैंने बोला, सॉरी, सबसिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट से आप वेज एम्प्लॉयमेंट जा रहे हो। मतलब कि अगर आप वेजेस की बात करते हो, 8 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, पहले बस ये था गुजारा चल जाता है, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है। और लास्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, जो पहले चलता था। यू मस्ट हैव सीन अ रिसेंट ट्वीट, बैंगलोर के अंदर एक बच्चे ने रिवर्स कर दिया कि इंटर्न नहीं आया था, तो इंटर्न को उसने बॉस ने मैसेज बोला अरे नहीं मेरे को फंडिंग मिल गई है, मैं नहीं आऊंगा। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दैट कल्चर, बिकॉज आइडियली इसको बताना चाहिए था पहले एंड ऑल, बट नाउ द रिलेशनशिप इज चेंजिंग। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं बहुत सारे, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है। एंटरप्रेन्योर सीधा ही एक दिन में तो इन्फोसिस बनेगा नहीं ना। सो स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट होगा छोटे 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 एमएसएमईज के पेनिट्रेशन से। सो दिस इज हाउ वी आर शिफ्टिंग. India is transitioning from all these characteristics to these new type of characteristics. ये बूस्टिंग इंडियन इकोनॉमी थ्रू एमएसएमई समझाने से पहले मुझे आपको कंटेंट पढ़ाना है. अब एमएसएमई का स्टेटस एंड सिग्निफिकेंस ये वही है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई. इकोनॉमिक है, हाई लेबर है, ग्रोथ है, की इंक्लूसिव, दिस दिस दिस, उसी को मैंने डायग्राम वाइज शिफ्ट करके ये बना दिया है. पहले इसको पढ़ा देता हूं, फिर आप हैंडआउट से पढ़ लेना. तो भाई देखो सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस ये है, देयर आर सम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. इंडिया में ओवरऑल 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें से 6.3 करोड़ एमएसएमई है. और इस एमएसएमई में से भी 98% माइक्रो हैं. तो ज्यादातर एंटरप्राइजेज इंडिया में बहुत छोटे 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 हैं. तो ये एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गया. द नंबर इज सो हाई दैट दिस इज व्हाट वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक गोल. नेक्स्ट वी हैव इज 8% जीडीपी. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं मैं. और 40-45% मैन्युफैक्चरिंग, 40-45% एक्सपोर्ट्स उसको कंट्रीब्यूट करता है. फिर एफिशिएंट वैल्यू चेन बनाता है ये. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि जब अपन ने चंद्रयान भेजा था, उस चंद्रयान में आउट ऑफ 10 एंटिटीज 5 और 6 मेजर जो पिलर्स थे, जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो एमएसएमईज ने बनाए थे. तो एफिशिएंट वैल्यू चेन है एमएसएमई. फिर लो कैपिटल आउटपुट है, मतलब कम पैसा डालोगे आउटपुट ज्यादा मिलेगा आपको. एंड कैपिटल लेबर रेशियो, मतलब कि कम पैसा डाल के भी आप ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब कर सकते हो. अगर मैं नंबर वाइज बताऊं तो सिर्फ 20% कैपिटल लगा हुआ है देश का एमएसएमई में, बट उसने 80% लेबर को एब्जॉर्ब किया हुआ है. मतलब कम पैसा लगाया और ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब किया, वो है. तो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ बिग फर्म्स. और लास्ट है हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ रेट. एक सेक्टर होता है जिसको बोलते हैं सनराइज सेक्टर. सनराइज सेक्टर्स इज अ ग्रुप ऑफ दो सेक्टर्स जिनका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत बढ़ेगा. जैसे अगर मैं आपको बोलूं ई व्हीकल्स, ये सनराइज है. बट अगर मैं आपको बोलूं कोल बेस्ड पावर प्लांट, वो सनसेट सेक्टर्स है. तो रेलवेज है, नॉर्मल रेलवे होगा वो सनसेट में होगा. लेकिन अगर वाइड रेंज लेस कोल बेस्ड रेलवेज है तो वो सनराइज सेक्टर होगा. सो पीएलआई स्कीम के अंदर जो 13-14 सेक्टर है वो सब सनराइज सेक्टर्स हैं. सो इसमें हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है एमएसएमई में. छोटे छोटे यूनिट बने हुए ना, मतलब, लेकिन सेल्फ सस्टेनिंग है ना अपने लेवल पे. तो आपको बस उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर में लेके आना है और एक्सपेंड कराना है. तो ये हो गया इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई. फिर आता भाई कुछ सोशलिस्टिक भी तो होंगे, सब इकोनॉमिक का एंगल थोड़ी चल. तो सोशल सिग्निफिकेंस, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा नहीं है सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई, इट माइट बी डिवाइडेड इनटू सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई, कभी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, कभी टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन विल बी वेरिड. सो एक तो ये इनकम इनइक्वालिटी को कम करता है. सही बात है भाई, अगर आप छोटे छोटे एमएसएमई बनाओगे तो जो वो बिग बुर्जुआ क्लास बना हुआ है उसके और आपकी इनकम को कम करेगा, बिकॉज वो कम होने वाला है नहीं, आप ही को बढ़ना पड़ेगा. सो इनइक्वालिटी को कम करता है, पॉवर्टी को एरेडिकेट करता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करता है. बिकॉज अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे आपने जाके छोटे छोटे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ओपन किए. फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराता है, देखा ही अपन ने, 10-11 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट देता है. फिर ये इट ऑल्सो चेक्स रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. बंदा माइग्रेट क्यों करता है, अपनी फैमिली को क्यों छोड़ के वो अर्बन एरियाज में आता है? बिकॉज रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी है.
सो आपको अगर रूरल में ही एक जॉब मिल जाए, माइक्रो स्मॉल में छोटे छोटे लोग रहें कि जॉब करने लग जाएं, तो यू विल नॉट बी फोर्स्ड टू माइग्रेट. You can migrate if you want to, but you will not be forced actually to migrate from rural to urban. नेक्स्ट है वेलफेयर अप्रोच से एम्पावरमेंट अप्रोच. अभी क्या करती है सरकार, बोलती है एमजी नरेगा में काम कर ले. अरे भाई मुझे नहीं काम करना, एमजी नरेगा इज एन अनस्किल्ड वर्कर के लिए है. आप मुझे स्किल दो, आप मुझे थोड़ा पैसा दो, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं अपना खुद का एक छोटा सेटअप बना लूंगा. उसको बोलते हैं दैट इट इज अ टूल. एमएसएमई इज अ टूल to shift from welfareistic approach of the government to empowerment based approach of the economy. Empowerment मतलब choice. Let the citizen decide उसको क्या करना. I don't think so anybody forced you to prepare for UPSC. उससे फिर तैयारी भी नहीं हो सकती. अगर पेपर पास करना है तो आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा. तो खुद सोचना है तो भैया खुद के, अगर आप सक्सेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो फेलियर की भी लेनी पड़ेगी. अब वो फेलियर ना हो तो उसके लिए एफर्ट भी डालना पड़ेगा. तो इट इज सो इजी कि पढ़ाई का वीडियो छोड़ो और आशीर्वाद के वीडियो देखो. तो आशीर्वाद के वीडियो देखोगे तो फिर आशीर्वाद ही होगा. तभी तो मेहनत कर लेते हैं, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा. देन इट ब्रेक्स द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन. वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉवर्टी में फंसा रहता है ना बंदा. कोई रिक्शा वाला है, जैसे कोई रिक्शा वाला एक दिन में 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए कमाता है. अब उसी रिक्शा में अगर आप ऑटोमेटिक वो वाला पार्ट लगा दो, वो किसी को तो लगा के देना पड़ेगा ना. फिजिकल लेबर कम होगा. तो जो फंसा हुआ है ना पॉवर्टी और डिप्रीवेशन की साइकिल में, उसको ब्रेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट आगे कुछ स्ट्रैटेजिक गोल देता. सही बात, अभी एमएसएमई है तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा इकोनॉमी के अंदर, ये बात भी सही है. इट इज ऑल्सो बैकबोन ऑफ द सनराइज सेक्टर. आप जितने भी सनराइज सेक्टर देखें, आप देखें अपैरल इंडस्ट्री इज अ सनराइज सेक्टर, आप देखें टूरिज्म इज अ सनराइज सेक्टर, आप देखेंगे तो ये बैट फर्नीचर एंड ऑल इज अ सनराइज. उन सबका बैकग्राउंड कहीं तो छोटा 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 एमएसएमई बना रहे हैं. इट इज ऑल्सो अलाइंड विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया. वो सब मार्केट में एक्सेप्ट तो तभी होगा जब डिमांड क्रिएट होगा. और लास्ट हो गया इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. अगर आप छोटे छोटे कंपनी एज अ यूनिट बनना स्टार्ट हो गए हो तो आपका ट्रांजैक्शन यूजुअली ऑनलाइन में होना स्टार्ट हो जाएगा. फिर थोड़े दिनों में सरकार टैक्स लेना स्टार्ट कर देगी, फिर आप अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा सोशल सिक्योरिटी देना स्टार्ट करोगे. सो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बढ़ाएगा. मुझे अभी तक यही समझाना था. इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं अपन की ये मैंने क्या सब बोल दिया. यू कैन टेक अ फोटो ऑफ इट. और सेकंड, यही लिखा हुआ है जो अपन ने हैंडआउट्स में यहां पढ़ा है. ये एग्जैक्टली सेम ही लिखा हुआ है. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दिस इज. आपको क्या करना है अभी, यू हैव 2-3 मिनट्स, इसको फिनिश करो. और साथ में ये हैंडआउट तो मैंने लास्ट क्लास में दे दिए थे, उसको देखना. चलो भाई 3 मिनट में इसको खत्म करते हैं. यू हैव 3 मिनट्स. लेट मी नो वंस आर डन हाउ टू कलेक्ट एकेडमिक कीवर्ड्स. बस वही करा रहा हूं. स्टार्टअप क्या है ना बेटा, स्टार्टअप गवर्नमेंट ने एक स्कीम बना दिया. स्टार्टअप इज अ सबसेट ऑफ एमएसएमई. तो एक स्कीम होगी ना अलग, कि जैसे कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए, पिछले 10 साल के अंदर अंदर ही नई कंपनी होनी चाहिए. तो स्टार्टअप इज अ सबसेट ऑफ एमएसएमई. वो नई सी स्कीम है. सो डीपीआईआईटी में अगर आप जाके रजिस्टर करते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको स्टार्टअप बोल देते हैं. हो गया फिनिश. सो एमएसएमई स्टेटस एंड सिग्निफिकेंस खत्म हो गया भाई, है ना. फिर ये फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ है कि सरकार ऐसा क्या क्या कर रही है कि उस वाले पार्ट के लिए ये इनिशिएटिव है. छोटा छोटा पार्ट मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे पढ़ना है. कुछ बढ़िया केस स्टडीज हैं. अब ये केस स्टडीज को यूज कैसे करते हैं ये दिखाता हूं मैं आपको. कि केस स्टडी को जैसे सिम्मी ने यूज किया हुआ है, कि जो बढ़िया केस स्टडीज हैं वो यहां पे अपन अलग 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 से लिख सकते हैं. कि whenever we have any good case studies, any good keywords, so we can write it here. Over-regulated, under-governed, university bureaucracy, massification of education, degree shops हैं. तो अपन केस स्टडीज को यहां पे लिख सकते हैं, गुड कीवर्ड्स को यहां पे लिख सकते हैं. हमेशा ध्यान रखना लेजिबिलिटी का, कि आपकी सेकेंड लाइन जी के यहां से राइट से शुरू होनी चाहिए, एस के यहां से शुरू होना चाहिए. फायदा क्या होता है उससे, मेरे को 1 2 3 4 5 6 अलग अलग दिख जाते. अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो तो ये EX भी यहां से शुरू होकर डबल अंडरलाइन कर दो. लेजिबिलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन द फेचिंग एक्स्ट्रा मार्क्स. कुछ माइक्रो डायग्राम्स बनाने हैं, ऐसे बना सकते हैं. अब ये तो हुआ कंटेंट स्पेसिफिक. अब मैं आपको लास्ट वो पढ़ा देता हूं कि अपने को टेम्पलेट कैसे पढ़नी है. टेम्पलेट पढ़ा दूं क्या मैक्रो इकोनॉमी का?
अभी बोलो, पढ़ना है कि पहले एकेडमिक कीवर्ड्स बताऊं? क्या 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 पढ़ना है पहले? यू वांट टू अंडरस्टैंड एकेडमिक कीवर्ड्स पहले या टेम्पलेट पहले? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ यू सेड कि पहले टेम्पलेट पढ़ेंगे तो कीवर्ड पढ़ेंगे। चलो भाई लोग देखो, ये जो मैं टीम से बनवा रहा हूं ये कुछ ऐसा ऐसा बनता हुआ जा रहा है ना। जैसे कि अभी ये क्यूपी के बच्चों को ही एक्सरसाइज मिली हुई है, मेरे लेवल पे अभी ये रिव्यूड नहीं है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। मुझे मिला तो मैं देखता हूं, रुको। मैं ऐसे नहीं बोला था, उसने ऐसे मेरा नाम सेव कर दिया है। तो ये अभी एकेडमिक कीवर्ड्स की एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, मतलब कि जो अपन ने मेंस बूस्टर सीरीज देखी, जैसे तो ये मेंस बूस्टर सीरीज GS3 की है, वैसे ही GS2 की है एंड ऑल, सारी वो 8-9 बुकलेट्स हैं जिससे आपका सारा पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो इस बुकलेट का जो इंडेक्स है ना बेटा, ये जो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स को हमने हेडिंग बनाया है कीवर्ड कलेक्शन के लिए। यहां से पॉलिसी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस एटसेट्रा एंड ऑल, उसको हम एक लेवल पे यूज करेंगे। और जैसे मैंने GS3 है, GS3 की मेरे पास मींस बुक बूस्टर सीरीज अभी नहीं है, आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना। उसमें एक चैप्टर होगा फिस्कल पॉलिसी। उस फिस्कल पॉलिसी चैप्टर का फर्स्ट कंपोनेंट है टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब वो टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड हमने यहां पे कीवर्ड्स लिखे हैं। मैं आपको एक या दो एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूं कि ये हाउ दीज एकेडमिक कीवर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स। अभी क्यूपी के ओरिएंटेशन में हमने कुछ कुछ समझाया था ये, बट वापस समझा देता हूं। देखो भाई, लेजिबल है ना, दिख तो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सच ए कॉमन टर्म, वो इंग्लिश हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंग्लिश वर्ड है। इसकी जगह अपने को लिखना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। ये एक एकेडमिक कीवर्ड है। एकेडमिक कीवर्ड का मतलब ये है, ये मैंने आपको मल्टीपल क्लासेस में बताया है, लास्ट क्लास में भी यही बताया था। ये सारा गेम जो है वो सिर्फ 6 वर्ड्स का है। यहां तो एग्जाम्पल आ जाएगा, यहां सब हेडिंग आ जाएगी जो भी अपने को लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 हर पॉइंट में ये 6 वर्ड जो है ना, अगर ये 6 वर्ड मेरे आंसर है, मैं आपको सिमी के आंसर कॉपी दिखाता हूं। देखो कैसे एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास कर सकता है 3.5 महीने में। आप देखो उसको, समझो उसको। आप देखो एक पॉइंट में हाउ मेनी वर्ड्स शी इज यूजिंग। वेरी सिंपल ना, वही अपन ने बोला 10 वर्ड के आसपास में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यहां देखो एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी तो सब हेडिंग हो गई, वो तो अपन पढ़ा ही देंगे कि कभी भी एजुकेशन का क्वेश्चन आता है तो AEQ, एक्सेसिबिलिटी इक्विटी एंड क्वालिटी, 3 तो सब हेडिंग लिखनी है। ये लिखने के बाद वो कह रही है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इतना मच लोअर फॉर SC ST मुस्लिम। सेकंड, क्वालिटी ओनली दिस। गवर्नेंस सब हेडिंग तो लिख लिया। ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड, रादर देन राइटिंग की यार रेगुलेशन बहुत खराब है इसका, टीचर स्कूल में नहीं आते हैं, अटेंडेंस सिस्टम बढ़िया नहीं है, यू हैव टू यूज दीज एकेडमिक कीवर्ड्स इन द आंसर, तभी वो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। सी इन हाउ मेनी लाइन्स शी इज एबल टू कंप्लीट हर आंसर। फर्स्ट लाइन फर्स्ट पॉइंट 2 लाइन, सेकंड पॉइंट 2 लाइन, थर्ड पॉइंट 2-2.5 लाइन, फोर्थ पॉइंट 2 लाइन, ये वाला 2 लाइन प्लस एग्जाम्पल, 2 प्लस एग्जाम्पल 2 लाइन। जब तक हम इस लेवल पे नहीं जाएंगे, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये इंग्लिश से अलग है। बहुत बच्चा बहुत एक्सक्यूज बनाता है, अरे सर मेरी इंग्लिश खराब है एंड ऑल। बात इंग्लिश की है ही नहीं, बात इस एकेडमिक कीवर्ड्स की है जो अपने को मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तभी याद होगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एक बार में पढ़ के अपन एकेडमिक कीवर्ड्स के गुरु बन जाएंगे। मैं टीचर हूं, 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मेरी एकेडमिक वोकैबुलरी आपसे अच्छी हो, बट जरूरी नहीं है मेरी इंग्लिश की वोकैबुलरी आपसे अच्छी हो। A lot of my kids have much better English vocabulary than me. But when it comes to academic vocabulary, fortunately I have an experience of 5-6 years. और जब आप दिल्ली में पढ़ा रहे हो और आप रैंक इंप्रूवमेंट करा रहे हो और आपको रैंक इंप्रूव करानी भी है और बच्चा आपको उसके लिए फीस भी दे रहा है, सिलेक्टेड बच्चा फीस दे रहे हैं। आप सारे इंस्टीट्यूट में देखो, ज्यादातर इंस्टीट्यूट इंटरव्यू दिए हुए बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं। आई एम नॉट टेकिंग कि यार बहुत चेस्ट थंपिंग कर रहा हूं मैं, फीस लेता हूं एंड ऑल। हम छोटे स्केल पे काम करते हैं, मेहनत वाले लोग हैं, तो अगर आप उस पे काम करोगे तो फिर मतलब आप बच्चे पे एफर्ट भी डालते हो। तो अगर आप एफर्ट डालोगे और अगर आप फाइनेंशियली बहुत
1000 करोड़ के आशीर्वाद वाले गुरु नहीं हो तो फिर आपको थोड़ा पैसा लेना पड़ता है। मैं ये अल्टीमेट सॉल्यूशन ये बताना चाह रहा हूं मैं कि एकेडमिक वोकैबुलरी एक दिन में जनरेट नहीं होगी, 2 ढाई 3 महीने लगते हैं उसको बढ़ाने के लिए। अलग अलग कंसेप्ट को एकदम तोड़ के समझना पड़ता है। ये अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे अगर ये है यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी या मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, इसको एकदम तोड़ना पड़ेगा। मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन मतलब आप मास एजुकेशन वाला जो पार्ट है इतने ज्यादातर लोगों के लिए लेके आ गए, तो वो लिमिटेड फ्यू के लिए नहीं है। तो ये सब है ताकि मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ना हो, हर जगह दुकानें ना खुलें। ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्न मतलब आपके रूल्स हैं, तो आप ओवर रेगुलेटेड हो बट गवर्नेंस आपका अच्छा नहीं है, डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होगा। डिग्री शॉप्स हैं जैसे, मतलब कि आपने बस डिग्री देने के लिए दुकानें खोल रखी हैं, rather than you are saying that the quality of university is not good, quality of college is not good, you can directly mention degree shops। तो वो कहीं बनाना पड़ेगा अपने को, उसकी एक रिपोजिटरी होगी। इसी बार से हमने शुरू किया, ये वाली जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं इसी बार से करा रहे हैं। क्यूईपी वाले बैच के साथ में ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेट होके चलेगा। बाहर के लिए शायद हम एक नया कोर्स लेके आएंगे, इसका साइंस ऑफ आंसर राइटिंग और एकेडमिक वोकैबुलरी के 15 सेशन, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के 10 सेशन, ऐसा करके अभी इन प्रोसेस है। एनीवेज, अपने को समझना क्या है, अपने को जो मैं ये समझा रहा था ये समझ रहे हैं कि अगर आप लिख रहे हो देयर इज बैड क्वालिटी ऑफ सॉइल, उसकी जगह आप लोग सॉइल डिग्रेडेशन। अगर अपन लिख रहे हैं लो फंड्स अवेलेबिलिटी, इसकी जगह लो फिस्कल स्पेस। फिस्कल स्पेस मतलब फिस्क की स्पेस, फिस्क मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो कम है। तो अगर आपको लिखना है कि भाई साहब गवर्नमेंट क्यों सब्सिडीज नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज देयर इज लो फिस्कल स्पेस, रादर देन मेंशनिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विद द गवर्नमेंट, तो वो एकेडमिक कीवर्ड्स अपने को इंप्रूव करने पड़ेंगे। अगर आप लिख रहे हो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर सेटअप, उसके लिख लो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अगर आप लिख रहे हो स्मॉल लैंड होल्डिंग, उसकी जगह लिखेंगे लैंड का चीफ साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये तो ठीक है, 2 4 5 ही, इसकी पूरी वो लिस्ट है, वो पूरी कहानी है जो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूं कि ऑन विच प्रोजेक्ट विच वी आर वर्किंग राइट नाउ। इसमें क्या, हाँ, तो जैसे अगर मैं कह रहा हूं टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एसेट कमर्शियलाइजेशन इज देयर, या मैं आपको एग्रीकल्चर समझाता हूं, शायद जल्दी समझ में आएगा। जैसे आप लिख रहे हो मेजर क्रॉप्स एंड ऑल, तो आपने बोला इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन मानसून, नहीं, मानसून डिपेंडेंसी इज देयर, प्लस वाटर स्केर्सिटी तो कॉमन टर्म हो गया, क्रॉप स्पेशलाइज, सोइल डिग्रेडेशन जो मैंने आपको, रीजनल डिस्पैरिटी इज देयर। और सिर्फ रीजनल डिस्पैरिटी पे ही नहीं रुकेंगे अपन ये भी लिख सकते हैं ना, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी। तो जब तक आप अपने कानों से वो मल्टीपल सेशंस मेरे नहीं सुन लोगे, मल्टीपल टाइम्स आप उसको नहीं यूज कर लोगे कहीं ना कहीं, तब तक ये एकेडमिक वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी। हम फिर वही रोने पे बैठे रहेंगे कि सर मेरे को आता नहीं है, आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है। आंसर राइटिंग कुछ भी नहीं है। आंसर राइटिंग को 4 5 स्टेज बताऊंगा, उस स्टेजेस में ब्रेक करेंगे, अपन सीख लेंगे। तुम पहले से ही सोच के बैठे हो कि नहीं ये तो बहुत बहुत इंग्लिश माध्यम में पढ़े हुए बच्चों का गेम है, हम तो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हमें कैसे आएगा। जब वो रिजाइन टू डेस्टिनी वाला, गिव अप वाला अप्रोच आ जाएगा तो नहीं कर सकते। करेंगे ना, इस पे मेहनत करके देखते हैं कुछ दिन। आपने बोला टेक एक्सेस गैप, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स आर देयर। स्टार्ट वाले पार्ट के लिए जब अपन करते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, ये है वो है, तो लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगेन एज आई टोल्ड यू कि अभी ये रिव्यूड नहीं है, सिर्फ बच्चों ने बनाए हैं, मुझे इनको रिव्यू करना है अभी। बट इस तरीके का अगर आप एकेडमिक कीवर्ड्स की पूरी लिस्टिंग अगर हम बनाएं, GS1, GS2, GS3, जो उस सब्जेक्ट और टॉपिक के स्पेसिफिक होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, भाई आपको लिखना है कि इंडिया के अंदर मल्टीपल क्रॉप्स शुड बी ग्रोन, उसकी जगह लिखो ना इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और ये आप रट नहीं सकते हो, इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे, 1000 वर्ड हो जाएंगे, यू कैन नॉट क्रैम देम। दे शुड कम अंडर योर डे टू डे वोकैबुलरी। वो तभी आएगा जब आपको उस वर्ड का सब मीनिंग पता हो, ईच एंड एवरी मीनिंग यू अंडरस्टैंड, ये पार्ट तो है ये ऐसा। जब तक आप उसको ऐसे यूज नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा इसका। ये इंडस्ट्री वाले पार्ट, चलो MSME देखते हैं जो अपन पढ़ रहे थे ना,
एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया, रिवाइटलाइजिंग द एमएसएमई। अब समझते हैं कि क्या है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब ये हुआ कि आपको मल्टीपल सेक्टर्स में चाहिए, सारी सिर्फ माइक्रो वाइक्रो ही नहीं चाहिए, मीडियम भी चाहिए, स्मॉल भी चाहिए, सब कुछ। सो इंक्रीजिंग हेट्रोजेनिटी, फ्रेगमेंटेशन है, इनफॉर्मलाइजेशन है, थिन फाइल क्लाइंट्स हैं। जैसे थिन फाइल क्लाइंट्स वो होते हैं जिनको लोन नहीं मिलता है, जिनका इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए इनफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको बोलते हैं थिन फाइल क्लाइंट्स। देन है मिसिंग मिडल का जो प्रॉब्लम है। मिसिंग मिडल मतलब या तो बहुत हाई लेवल ऑफ कॉर्पोरेट्स हैं या बहुत स्मॉल लेवल ऑफ कॉर्पोरेट्स। जाइंट वर्सेस ड्वार्फ एमएसएमई। ड्वार्फ का मतलब है बोना। बोना मतलब उम्र में तो बहुत बुरा पुराना हो गया है लेकिन अभी पार्ट नहीं हो रहा है। तो जाइंट वर्सेस ड्वार्फ एमएसएमई। एक्सपोर्ट सुपरस्टार, ये सब के मैं जब तक आपको सेशंस में मीनिंग बताऊंगा तब आप उसको धीरे 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 यूज कर पाएंगे। पूरा 2-2.5 महीने का प्रोसेस लगेगा। बट एज आई टोल्ड यू ना कि अब पुराने वाले बच्चों का लेवल देखो। जैसे आज ही हमने एक आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराया, मैं आपको दिखाता हूं कि किस लेवल पे ये बच्चा, बैच 2 के बच्चे हैं ये, ठीक है। देखते हैं आज की ये पिट्स एनर्जी सेक्टर चैलेंजेस के अंदर कुछ बच्चे ने पिट्स लगाया है। देखते हैं कि कौन बच्चा कैसा कैसा काम कर रहे हैं। चलो मैं आपको कि कैसे ये 1 डे प्रोसेस नहीं बन सकता है बेटा, है ना। इट हैज टू बी लाइक एवरी डे। पेपर पास करना है तो मतलब फिर हर दिन अपने को वो समझना पड़ेगा कि नहीं नहीं यार, हर दिन अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मैंने घर के लिए दिया था। हर बच्चा अपना एक स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में बैठा होगा। जैसे चैलेंजेस ऑफ एनर्जी सेक्टर है, फॉल्टी डेफिनेशन 2-2.5 लाइन, अभी भी ये बड़ा है। इसका जो फीडबैक होगा उसमें ये होगा कि इस कंटेंट को छोटा करना है। कैसे करेंगे छोटा ही देखते हैं। सॉरी, फॉल्टी डेफिनेशन उन्होंने सब हेडिंग दी है। कंसिडर्ड इलेक्ट्रिफाइड इवन दो ओनली 10% of total number of households in the village. And now this is lot of verbosity is there. 10% electrified households considered as electrification. इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो आपने लिखा है इसको चेंज करना पड़ेगा। किसी एक दो और कॉपी में दिखाता हूं। जैसे अगर मैं इसको हटा के मैं देखूं कि आपको लिखना कैसे। सो अपन यहां चलते हैं। एक ने लिखा फॉल्टी डेफिनेशन सब हेडिंग। अब क्योंकि इसमें पिट्स लगाया, एक ने लिखा लैक ऑफ पॉलिसी क्लैरिफिकेशन। तो ये जो लैक ऑफ पॉलिसी क्लैरिफिकेशन है ये नहीं होना चाहिए था सब हेडिंग, फॉल्टी डेफिनेशन ही सब हेडिंग होना था। मोर देन 10% इलेक्ट्रिफिकेशन कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिफाइड, या मोर देन 10% इलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड कंसिडर्ड एज टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन, वो वाला टर्म यूज होना। अब दूसरे बच्चे में देखते हैं। चलो, वाई ए कंपेरेटिव एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। इन्होंने भी एडहॉक पॉलिसी लिखी है और लिखी है फॉल्टी डेफिनेशन ऑफ डिमांड ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों जरूरी है ये देखना है। इन्होंने फॉल्टी डेफिनेशन को फर्स्ट पॉइंट नहीं बनाया, तो अपन किसी दूसरे बच्चे पे चलते हैं। इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी, रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, इन्होंने, अच्छा ये तो भारतमाला आ गया, सॉरी। वाई इज पीपीपी रिक्वायर्ड इन इंफ्रा, इसको छोड़ते हैं, मैं पहले आपको सिर्फ एनर्जी वाला पार्ट दिखाता हूं, ठीक है। चैलेंजेस इन एनर्जी सेक्टर, इसने हेडिंग सिर्फ पॉलिसी लिखी है। एक बच्चा फॉल्टी डेफिनेशन लिख रहा है, एक लूप साइडेड पॉलिसी लिख रहा है, एक सिर्फ पॉलिसी लिख रहा है। फॉल्टी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एग्जांपल, 100% विलेज इलेक्ट्रिफाइड बट ओनली 15% हाउस होल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये कहना चाह रहा है देश में 100% विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड है लेकिन उसमें से सिर्फ 15% एक्चुअल में इलेक्ट्रिफाइड है हाउस होल्ड के लेवल। फॉल्टी डेफिनेशन उन्होंने यहां पे स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेज पे लाता हूं कि क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ पावर। यहां पे चैलेंजेस ऑफ एनर्जी सेक्टर में पिट्स लगाए। पिट्स आज नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा मैं, बट हाँ, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई डिपेंडेंसी, एक छोटा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, आज ही पढ़ाया था ये। अब इसमें मिसिंग क्या है जो हम देख, इसमें एक फॉर्मूला मिसिंग है कि अगर आप एनर्जी सेक्टर वाला पार्ट लगा रहे हो तो भाई लगाओ ना, इसमें एक फॉर्मूला लगाओ ना, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लस assured electricity plus sustainable production
प्लस डिक्रीज कार्बन एमिशन या लो कार्बन एमिशन इक्वल्स टू ग्रीन एनर्जी, इक्वल्स टू ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन, या इक्वल्स टू ग्रोथ, इक्वल्स टू डीकपलिंग ऑफ ग्रोथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डीकपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा करके कुछ बना सकते हैं। वो अपन क्लास में ब्रेनस्टॉर्म करके बनाते हैं बच्चों के साथ में। ये फॉल्टी, ये दूसरे बच्चे ने कुछ और डायग्राम बनाया कि भाई ये पावर सरप्लस वाला एरिया है, ये पावर डेफिसिट वाला एरिया है। तो वो सेम, देखो पॉइंट वही सेम है, पिट्स वाले, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल डिस्पैरिटी, क्वालिटी, दिस एटसेट्रा एंड ऑल करके। इसने भी फॉर्मूला नहीं बनाया है, देखते हैं किसी बच्चे ने फॉर्मूला डाला है क्या। एनर्जी सेक्टर, हर पॉइंट में एग्जांपल्स हैं एटसेट्रा एंड ऑल, यहां भी फॉर्मूला नहीं है। एडहॉक पॉलिसी, पुअर क्वालिटी, दिस साउथवर्ड ग्राफ इन्होंने भी बनाया एंड ऑल, बट इन्होंने भी फॉर्मूला नहीं डाला। इस वाले पार्ट में दो डायग्राम बनाए, फॉसिल बेस कितना चल रहा है, नॉन फॉसिल बेस कितना चल रहा है, फॉर्मूला बट इन्होंने भी नहीं डाला। अगर मैं इस पे लेके जाऊं 5 प्रोसेस क्या चाहिए अपने को आंसर राइटिंग, ये 5 प्रोसेस है भाई। सबसे पहले आंसर के टेम्पलेट को तोड़ो, चैलेंजेस ऑफ एनर्जी सेक्टर। जब एक बार टेम्पलेट लेवल पे अपना नॉलेज आ जाए, टेम्पलेट मतलब एक आंसर का 1 पार्ट, फिर मैं उसके अच्छे इंट्रो और अच्छे कंक्लूजन के कंपोनेंट पे जा सकता हूं। बट पहले मुझे छोटे छोटे लेवल पे आंसर राइटिंग शुरू करना पड़ेगा। तो पहले मुझे इस तरीके के आंसर लिखने हैं जो मैंने आपको बताया, जिसमें फॉर्मूला नहीं है, जिसमें ग्राफ नहीं है, फिगर नहीं है, फैक्ट्स एंड ऑल के आसपास में, ठीक। तो मैंने यहां लिखा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वर्ड्स 65 के आसपास में लिखे हैं, थोड़े और बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पे इस बच्चे ने आंसर लिखा है, वर्ड्स नहीं लिखा कि कितने वर्ड्स लिखे हैं, बट ये एक बेसिक लेवल ऑफ आंसर आ गया। फिर सेकंड लेवल में मुझे ग्राफ चाहिए, मुझे फॉर्मूलाज चाहिए एक्स्ट्रा, मुझे डायग्राम चाहिए, मुझे मल्टीपल ग्राफ चाहिए इस वाले आंसर में, और अलॉन्ग विद द सेम 75 वर्ड्स के आसपास में, तो 75 वर्ड के आसपास में ही होने चाहिए। ये 2021 का पीवाईक्यू है जो बच्चे ने बनाया, ये भी 2021 का पीवाईक्यू है एग्रीकल्चर का। तो पहले इस लेवल पे जाएंगे, तब कहीं फिर हम उसके एकेडमिक कीवर्ड्स की प्रैक्टिस में जाएंगे। एक बार मैंने ये बना दिया एटसेट्रा एंड ऑल करके, पैरेलली मैं एकेडमिक कीवर्ड्स एंड ऑल आपको याद कराता रहूंगा, फिर उसके बाद में हम उस स्टेज पे जाएंगे। और जब ये हो जाएगा ना, तब कहीं जाके आप सिंगल आंसर लिखोगे। ये जो मैंने आपको बोला 5 स्टेप प्रोसेस है, 1 पेजर टेम्पलेट, फिर ग्राफ फिगर, एकेडमिक कीवर्ड्स वाला, फिर सिंगल क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एंड ऑल वाले पार्ट में जाना। जैसे अगर आप इसमें जाएंगे, ये आस्था के आकृति के आंसर हैं। फिर अपने को देखना इंट्रो कौन सा बेटर है, क्यों यही इंट्रोडक्शन इसके लिए अच्छा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर रोल ऑफ एनसीबीसी। अब रोल वाले पार्ट में ना, यहां 3PI टेम्पलेट लगाऊंगा मैं, तो हर उसका एक फिक्स, बट क्योंकि मैं इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका हूंगा, तो मेरा टाइम यहां सेव होगा, इस टेम्पलेट वाले पार्ट में सेव होगा। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में जाता हूं, फिर उसकी हेडिंग। अब देखिए लेजिबिलिटी, देखिए बच्चे की 1 2 3 4 5 6 अलग दिख रहा है क्या, सब हेडिंग्स चल रहे हैं क्या, कीवर्ड्स चल रहे हैं क्या, वो कीवर्ड्स जो उनको लिखना है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मेंबर्स लिखना है उसको, फंड्स फंक्शनरीज एंड ऑल लिखना है, या ऊपर वाले में उनको कुछ कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके लिखने हैं। कि लेजिबिलिटी प्लेज अ मेजर रोल। आई एम नॉट कंपेयरिंग द 2 किड्स, बट हाँ, इस बच्चे के अगर आप देखेंगे तो इसका हैंड राइटिंग बेटर है उससे, लेकिन लेजिबिलिटी उसकी भी अच्छी है। अगर मैं इसको देखूं और इसकी लेजिबिलिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। आपको लेजिबिलिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। कंटेंट वाइज अगर आप देखो तो ये अच्छे, ये जो कीवर्ड्स यूज किए हैं, डायग्राम यूज किए हैं, ग्राफ यूज किए हैं, तो अगेन इट इज नॉट अ 1 डे और अ 2 डे एक्सरसाइज। तभी मैं कहता हूं कि बिना मेहनत के नहीं होगा। अगर अपन बिना डायरेक्शन के, बिना एक सुपरविजन के कुछ भी करते चले जाएंगे और आशीर्वाद वाले मोड में आ जाएंगे तो नहीं होगा। वी हैव टू बी फोकस्ड फॉर 2.5 3 months। आंसर राइटिंग आ जाती है 3 महीने में। ये बच्चे 1 महीने के, अरे मैं आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि ये जो भी आप एफर्ट देख रहे हो इसका, ये सब कितना पुराना है। ये सब बैच 2 के बच्चे हैं। ये बैच 2 में लगाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूं कुछ कुछ बच्चों के आंसर्स किस लेवल पे। कुछ ईमेल आईडी शेयर हो गई है तुम्हारी, कोई बात नहीं, कुछ ऊपर नीचे आएगा तो बंद कर देना ना। ये इसलिए भी लिखवाता हूं मैं, अपलोड इसलिए होता है बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई ट्रैवल आई गिव फीडबैक फ्रॉम हियर।
सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इनइक्वालिटी है, डिमांड क्रिएशन है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्फ्लेशन एंड ऑल है, ये नीड ऑफ एग्रीकल्चर है। अब नीड ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी अप्लाइड अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चे ने यहां उसको ट्राई किया है आंसर लिखने का, नीड ऑफ एग्रीकल्चर को। मैं आपको आज के एनर्जी वाले लेवल दिखाता हूं, या ये दिखाते हैं कि अच्छा रुको, किसी एक बच्चे को कंपेयर करते हैं आज कैसा लिख रहा है और वो व्हेन ही और शी जॉइंड तो कैसा लिख रहा था। बट आप यहां इन बच्चों की वैल्यू एडिशन देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, 5, 6 नाइस पॉइंट्स व्हिच ही हैज रिटन। नहीं, मैं तेरे को तेरे फर्स्ट डे के आंसर्स दिखाता हूं। आई डोंट नो कौन से बैच का बच्चा है, मतलब ऑन विच डे ही जॉइंड अस। 50 टेम्पलेट से ज्यादा लिख दिए उस बच्चे ने मोटा मोटी। अब मैं फर्स्ट डे की टेम्पलेट दिखाता हूं उसका। जब 10 अगस्त को लिखा उसने सबसे पहला टेम्पलेट मेरे पास, 10th ऑफ अगस्त को फर्स्ट टेम्पलेट लिखा है। अभी वाला टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया, ये प्रीवियस टेम्पलेट है उसका। यहां से देखते हैं कि किस लेवल पे था बच्चा, मुझे भी नहीं पता। अब आप उसका लेवल देखो यहां वाले पार्ट में। कोई फैक्ट फिगर दिख रहा है क्या? देखो जूम करता हूं मैं इसको। कोई फैक्ट फिगर दिख रहा है? और नेक्स्ट टाइम से भी नहीं तो इसको वाइट करके अपलोड करना है यार, ये बहुत कम लेजिबिलिटी कर देता है। तो इसको कोई फैक्ट फिगर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। 10 पॉइंट आपने जनरेट कर दिया बस। ये लो एक और आंसर कॉपी देखते हैं। अब पॉइंट जनरेशन देखो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंक्लूसिव ग्रोथ वाले एंड ऑल, 3 4 लाइन में आप पॉइंट लिख रहे हो। अब मैं इसी बच्चे का 1 महीने का एफर्ट दिखाता हूं आपको, मतलब मेरा एफर्ट नहीं बट इसका एफर्ट है, बट हाँ ठीक है ना। अब मैं आपको फर्स्ट आज के दिन की आंसर कॉपी दिखाता हूं उसका। ये हम बैठे हैं 11 सितंबर पे, 1 ही महीना हुआ है। एनीवेज मीन टाइम में मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं। बोलो भाई लोग। हिंदी मीडियम यार, नॉलेज नहीं है अपने को यार। हिंदी मीडियम का लिमिटेड नॉलेज है बेटा, मीडियम एंड ऑल। एमएसएमई में स्टीपाई नहीं यूज कर सकते। स्टीपाई इज ओनली फॉर एग्रीकल्चर, कैसे यूज करोगे इसको? तो दैट कैन नॉट बी यूज्ड। करंट अफेयर्स यार इसी में ही कराएंगे ना, इंटीग्रेटेड वाले कोर्स में, क्यूपी में ही कवर कराते हैं अब तो। कीवर्ड सेल्फ कलेक्ट कैसे करें? न्यूज़पेपर से कर सकते हैं बेटा, सेल्फ कलेक्ट से कर सकते हैं। हिंदी मीडियम देखो आपकी मर्जी है यार, वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट, बट हाँ ऐसा सही चलेगा। अब लेवल देखो, सब पॉइंट्स बनाने का लेवल देखो बच्चे का। मेरी कभी बात नहीं हुई है वैसे इससे अभी तक, शायद मतलब मेरे व्हाट्सएप पे तो शायद आया नहीं है अभी। प्रोडक्टिविटी लेस देन ग्लोबल एवरेज ड्यू टू, सब पॉइंट्स यही बना दिए हैं। सेकंड पॉइंट बनाया है, ग्राफ बनाया है, फैक्ट्स फिगर्स डाले हैं, 8 पॉइंट पे जनरेट किए हैं। अब वो वहां से यहां का सफर सिर्फ 1 ही महीने का यार, अभी तो इसको 1 ही महीना हुआ है। 2-3 महीने अगर हम साथ में रह लेंगे तो दैट विल बी अ डिफरेंट लेवल जब अपन काम कर रहे हो। तो वो अगेन 1 टाइम 2 टाइम एंड ऑल वाले पार्ट में नहीं बनने वाली है बात।